एक शिष्य की अंतर यात्रा का चौथा अध्याय पेश है। बेवजह हंसना और रोना। जब ओशो को मैंने पहली बार देखा और उनसे मिला, मेरा दिल तो रोज यही चाहता कि फिर से उनके दर्शन के लिए जाऊं, मगर मैं दिल की इस चाह को टाल देता कि यह उचित नहीं है। लेकिन कुछ दिनों बाद सुबह सक्रिय ध्यान करके मैं जैसे ही ध्यान कक्ष के बाहर आया, एक सज्जन ने मुझसे कहा, रजनीश जी ने मुझे यहाँ ध्यान करने के लिए भेजा है। मैंने कहा, हाँ, आप भी आया कीजिए, हम 8-10 लोग सुबह यहाँ आते हैं। तो उन्होंने कहा, मैंने देखा आपको और आप सभी को, आप इतनी तेजी से श्वास कैसे लेते हैं? मुझसे तो इस तरह से सांस नहीं ली जाती। मैंने कहा, शायद आपने पूरी तरह कोशिश नहीं की होगी। कुछ इस तरह की बातें हुई तो उन्होंने कहा, मेरा नाम इंदर राज आनंद है। मैं नाम सुनकर पहचान तो गया, फिर मैंने पूछा, वही जो फिल्मों की स्टोरी संवाद पटकथा लेखक हैं? तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं वही इंदिराज आनंद हूँ। मुझे खुशी हुई और हम सागर द्वीप के बाहर आए। इकबाल को अपनी नौकरी पर जाना होता है तो वो सक्रिय ध्यान के बाद रोज जल्दी से बस पकड़कर चला जाता है। मेरा अपना काम है तो मुझे सुबह कोई जल्दी नहीं होती, इसलिए सक्रिय ध्यान के बाद अक्सर लेटे रहने को जी चाहता है। इंदर राज जी के साथ घूमते हुए हैंगिंग गार्डन तक मैं आ गया तो उन्होंने कहा, मैं आचार्य जी के पास जा रहा हूँ, क्या आप उनसे मिले हैं? मैंने कहा, हाँ, अभी कुछ दिनों पहले ही मिला हूँ। इतना कहकर मैं भी इंदर राज जी के साथ हो लिया। मैं मन ही मन खुश हो रहा था कि मेरी चाहत को कोई बहाना मिल गया। हम दोनों पेडर रोड वुडलैंड पहुंचे। माँ योग लक्ष्मी ने कहा, आप बैठिए, मैं आचार्य श्री से पूछ कर आती हूँ। एक ही मिनट में हम आचार्य जी के एयर कंडीशन कमरे में पहुंच गए। नमस्कार करके सोफे पर बैठ गए। आचार्य जी ने इंदर राज जी से कहा, कैसा रहा ध्यान का प्रयोग? तो इंदर राज जी ने कहा, मुझसे तो इस तरह तेजी से सांस नहीं ली जाती। तो आप कुछ दिनों सुबह शाम घंटा भर तेज गति से चलें या हो सके तो दौड़ लगाएं। 2-3 सप्ताह में आप भी तेजी से सांस लेने लगेंगे। ऐसी ही कुछ बातें हुई। फिर इंदर राज जी ने कहा, अभी मैं यूरोप और अमेरिका की यात्रा करके लौटा हूँ। मैंने न्यूयॉर्क में देखा, कुछ अमेरिकन साधुओं की मंडली सड़कों पर हरे कृष्णा हरे राम कीर्तन कर रही थी। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ जब उसी कीर्तन मंडली के उन्हीं लोगों को मैंने लंदन और पेरिस में भी देखा। अखबारों में फ्रंट पेज पर वही प्रमुख समाचार छप रहा था सभी शहरों में। ओशो ने इस पर 10-15 मिनट बातें की। अब पश्चिमी सभ्यता समृद्धि के शिखर पर पहुंच रही है। जब भी कोई समाज भौतिक रूप से संपन्न होता है तो नए धर्म की ओर, अध्यात्म की ओर उन्मुख होने लगता है। वहाँ का सभ्य और शिक्षित वर्ग सत्य की खोज में रुचि लेने लगा है। वहाँ के लोग ईसाइयत की दमनवादी नैतिकता से बहुत ऊब चुके हैं। कुछ इस तरह की बातें हुई जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। मेरी तरफ देखकर बोले, ललित, सन्यास की तैयारी है ना? मैंने सिर हिलाकर हाँ भरी और हम आचार्य जी को पुनः नमस्कार करके बाहर आए। इसके करीब 5 साल के बाद 1975 में मैंने इंदर राज आनंद जी को पूना आश्रम में सुबह प्रवचन के बाद देखा और मिलकर उनसे कुछ बातें हुई। वे किसी माता जी के मंदिर से दर्शन करके लौटे थे, पूना के आसपास के गांव से, और उनसे फिर कभी मुलाकात नहीं हुई। माँ योग लक्ष्मी ने मुझे 7 लिफाफे देते हुए कहा, भैया, ये रास्ते में पोस्ट बॉक्स में डाल देना, या हो सके तो पोस्ट ऑफिस में जाकर खुद ही पोस्ट कर देना। बस इसी तरह मेरा वुडलैंड जाना जारी रहा
उन दिनों सागर द्वीप में सुबह ध्यान करवाने के लिए स्वामी कृष्ण सरस्वती, माँ योग लक्ष्मी और एक दो बार स्वामी योग चिन्मय जी भी आते थे। जब कभी इनमें से कोई समय पर नहीं आता तो माँ कृष्ण करुणा जवेरबेन हमें सजेशन देकर सक्रिय ध्यान करवाती थी। उन दिनों संगीत जैसा कुछ भी नहीं था। जब कभी मैं ओशो से मिलकर लौटता तो दिन भर एक अनजानी सी खुशी की लहर मुझे आंदोलित करती रहती और जी चाहता मैं फिर उनसे मिलने जाऊं। यह कशिश दिन में कई बार महसूस होती। इन्हीं दिनों बेवजह हंसना और रोना भी होने लगा। दिन में तो कामकाज की वजह से मैं अपने आप को रोके रहता, पर रात को कोई पुस्तक पढ़े बिना चैन नहीं पड़ती। बिस्तर में लेटने के बाद भी आचार्य जी की आंखें मन के पर्दे पर उभर उभर कर आती और मैं भाव विभोर हो उठता। यानी मेरी संन्यास यात्रा का प्रारंभ प्रेम से हुआ, फिर ध्यान की प्यास बहुत धीरे धीरे जगी। तो यह था हमारा चौथा भाग। इसी तरह छोटी छोटी बातें हैं और मेरा ख्याल है चौथा और पांचवा इकट्ठा कर लें, क्योंकि नहीं तो ये कोई बात नहीं, चलो छोटे ही रहने देते हैं। और कविता भी ध्यान में थी, वो हंसने रोने वाली बात जो मैंने कविता तो बहुत बाद में लिखी थी दिसंबर में, लेकिन मैं आपको सुना देता हूँ कि हंसना रोने सा इसका संबंध क्या है। आंसू सूख गए थे आंखों के जब तुझे देखा था पहली बार, अब खुद को ही देखकर हंसता हूँ बार बार। और नहीं मैं कुछ कह पाता, आंखें बहाती है धार धार, और कहता है रोआ रोआ रजनीश रजनीश प्यार प्यार। ये कविता मैंने ओशो के जन्मदिन पर उनको लिखकर भेंट की थी। और फिर ये उन दिनों की रजनीश दर्शन पत्रिका है, उसमें ओशो ने कहा गया पत्रिका में दे दो, तो पत्रिका में हिंदी में फिर अंग्रेजी में भी छपी थी। और एक और कविता है, उस दिन आधी रात चौराहे पर, उस दिन आधी रात चौराहे पर जो हंसते हंसते अचानक रो पड़ा, वह मैं नहीं कोई और था। फिर भी लोग अक्सर उंगली उठाकर मुझे उसकी याद दिलाते हैं और कहते हैं जय रजनीश जय रजनीश। उन दिनों बस यही पागलपन सवार था। आज हंसी आती है अपने आप पर। प्रेम तो वही है, लेकिन वो पागलपन, वो दीवानगी शायद सटल हो गई है। लेकिन कभी कभी भाव विभोर हो जाता हूँ तो वो भाव दशा अभी भी मुझे बड़ी प्यारी लगती है, और कभी कभी मूड बना रहता है तो मैं उसी में मस्त रहता हूँ। एक और कविता है जो उन्हीं दिनों मैंने ओशो को भेंट की थी। सुना है मैंने ईश्वर एक किताब है, और उस किताब का पहला पृष्ठ, और उस किताब का पहला पृष्ठ तुम्हारी पारदर्शी आंखें हैं, और उस किताब का अंतिम पृष्ठ तुम्हारी रहस्यमयी मुस्कान है। और इन दोनों पृष्ठों के बीच का फासला यह रहस्यमयी सृष्टि है। क्या यह सच है? ये प्रश्नवाचक ढंग से अंत होता है इस कविता का, लेकिन ओशो को पसंद आई थी इसलिए उन्होंने कहा पत्रिका में दे दो। उस जमाने की बात आई गई, अब तो यादें रह गई है। और बस ऐसा ही है जीवन, रहस्यमयी है। जो जब जी लिया अब जी रहे हैं।